नमस्ते एवरीवन। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पहलगाम में जो हुआ टेररिस्ट अटैक, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, मेरे अंदर भी आक्रोश है और हम सब ये चाहते हैं कि कड़े से कड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, उन टेररिस्ट को सिखाया जाए। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अपने गुस्से के ऊपर काबू रखो, बहुत अच्छे तरीके से ठीक ढंग से समझाने की तैयारी उन कायरों को की जा रही है। लेकिन ये संयमित रहो वाला जो शब्द है वो न मैं समझ पा रही हूं, न मुझ जैसे बाकी भारतीय समझ पा रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसीलिए मैं आपके साथ हूं, पूरी तरह से साथ हूं। हम सब ये चाहते हैं कि ऐसा जवाब दिया जाए कि ऐसी आतंकवादी गतिविधि भारत में कभी भी ना हो। बहुत से लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस कहाँ था, ये कह रहे हैं इनपुट कहाँ था, बाकी जो पुलिस वहाँ पर थी वो क्या करी थी। अपने अपने ढंग से हम इन चीज़ों को भी उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। पर बड़ी बात ये है कि अभी जो भारत में चल रहा है, जो सरकार सोच रही है, जो रणनीति बनाई जा रही है, वो असल में क्या कह रही है। देखिए, मैं गुस्से में हूं, आप गुस्से में हैं और हम तो इसे संयम के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहे। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में जो मेहमान मेरे साथ हैं वो आपको संयमित तरीके से ये बताएंगे कि देश में क्या चल रहा है, क्या तैयारी हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से वो जो बीच बीच में गीदड़ भभकी वाली बातें हम सुनते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। वो देश जो अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है, वो हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की कैसे तैयारी कर सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भी काम कर चुके हैं। तो बखूबी अभी की जो गतिविधियां चल रही हैं उन्हें वो अच्छे से जानते हैं। बहुत देर नहीं करती हूँ, सीधा बोर्डिंग पास अब हम देते हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में इस वक्त मौजूद हैं मेजर मानिक एम जॉली जी। स्वागत है सर आपका। सर, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हमें तो बहुत धीमे धीमे करके चीज़ें पता लगनी शुरू हुई। कभी एक वीडियो आता है, कभी जो वहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी था या जिसे मार दिया गया उसके परिवार वाले थे, वो एक एक करके जब बात बता रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और एक एक करके चीज़ें खुल रही हैं। आप चूँकि बेहतर समझते हैं इलाके के बारे में, टेररिस्ट अटैक जब करते हैं तो उनकी मानसिकता के बारे में, इन सब को समझने के पहले अगर मैं आपसे बहुत शॉर्ट में पूछना चाहूँ कि दरअसल क्या हुआ था पहलगाम में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको अपने शो पे बुलाने के लिए। और ये अभी आई थिंक इस समय देश में इससे ऊपर चर्चा का कोई और विषय नहीं है। तो आपको संक्षेप में समझाते हुए, ये एक कम्युनल अटैक था, टेररिस्ट कम्युनल अटैक अगर बोला जाए कि नॉर्मल टेररिज्म क्या, टेररिज्म डिफाइन कैसे होता है, पर्सन हु कंडक्ट्स एक्ट ऑफ टेरर, सिंपल भाषा में बोला जाए जो टेरर एक्टिविटीज़ कर रहा है वो टेररिस्ट है। और टेररिज्म का एक और डिफाइनिंग फीचर होता है कि वो जैसे 9/11 का अटैक था, जब उन्होंने अमेरिका के ट्विन टावर्स में जहाज़ ब्लास्ट करे थे, तो वो ये नहीं देख रहे थे अंदर कौन लोग हैं, किस रिलीजन के हैं, किस जाति, प्रदेश, क्या जेंडर, कास्ट, क्रीड, कुछ नहीं। टेररिज्म में ये चीज़ टेररिस्ट नहीं देखते, वो उनका काम होता है बस टेरर करना। उसी तरह जब हमारे बॉम्बे में अटैक हुआ या कहीं जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में हुआ, पहले बहुत यूज्ड टू बी अ कॉमन थिंग, होते थे पहले, तो एक बार वो बॉम्ब रख के चले गए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कहाँ कौन इससे उड़ रहा है। ये जो है टिपिकली एक बहुत यूनिक टेरर अटैक है। और इसका जो अगर आप पिछले साल जाएं, पहले जाएं, तो आपको याद है इज़राइल में अटैक जब हुआ था, जब उन्होंने 7 अक्टूबर को सिर्फ ज्यूज़ को टारगेट किया था, ये उसका वर्जन है एग्जैक्ट। ये हिंदू ढूंढ ढूंढ के उन्होंने उस पूरी जनता में लोगों की आईडीज़ चेक करके तब उनको मारा गया। इट मीन्स इट इज़ कम्युनल टेररिज्म। ये तो ये शेड जो है टेररिज्म का अलग है। और इस बात को फैक्ट की तरह, इट इज़ लाइक आप डॉक्टर के पास जाएं और अगर आप ठीक से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे वो इलाज भी कैसे करेगा। इसीलिए इसको जो है वो बोलना चाहिए कि दिस इज़ कम्युनल टेररिज्म, दिस वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट हिंदूज।
इट वाज कंडक्ट, ये वहाँ पे करी गई जहाँ पे उनको अच्छे से पता था यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। अभी आप इसको ऐसे देखिए, ये जो मेडो था, ये जो एरिया था जहाँ पे, जिसको ये लिटिल पाकिस्तान, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते थे, तो ये 2-3 दिन पहले ही खुला था। और ओवर द डिस्कशंस हमें पता लगा, समझ आया कि उन्होंने टूरिज़्म एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, स्टेट का कोई ज़्यादा अप्रूवल नहीं लिया था, अभी बस जैसे होता है लोकल एरियाज़ में काम कर दिया। उन लोगों को पता होना कि 2 ही दिन पहले ये खुला है, इतना तो टूरिस्ट को नहीं पता था वहाँ पे जो रह रहे थे कि ये खुल गया है, जितना उन टेररिस्ट को पता था कि यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप नहीं है। इट मीन्स ऊपर से नीचे तक काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं खबर आने में। उस जगह पे एग्जैक्ट पहुँचना, जंगल के किस रास्तों से आना, वापस गायब हो जाना, इसका मतलब लोकल एरिया में लोग इन्वॉल्व हैं, जिसको आप निगेट नहीं कर सकते, विच इज़ ऑल्सो कॉमन सेंस। लोकल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण बहुत लोग विश्लेषण कर रहे थे। तो बहुत लोगों का कहना था कि इसका बैकग्राउंड इस पे जाता है कि अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर अभी चल रहा है, उसमें चाइना थोड़ा नुकसान सह रहा है। तो मेरा ये मानना है कि चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि हमें, और जितनी कंपनीज अभी बाहर इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, बड़ी कंपनियां, जैसे एप्पल ने अभी डिक्लेयर करा हम इंडिया में आके सेटअप करना चाहते हैं, राइट। चाइना वो अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करना चाहता, और पाकिस्तान जैसे चाइना का पालतू कुत्ता है, तो वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि हमें टाइम चाहिए थोड़ा, राइट। उस टाइम में हम ये नेगोशिएशंस कंप्लीट कर सकते हैं। पाकिस्तान का अपना कोई हाल नहीं था, आपने देखा पिछले काफ़ी टाइम से उनका हर तरह से बैंड बजा हुआ है, उनकी फ़ौज चारों तरफ पिट रही है, बालूच से, अफ़गान से, उनके कोई पॉलिटिकल सेटअप सिक्योर नहीं है। ऐसे में हर कोई पूछा उनको क्या पड़ी थी ये अटैक करने की। सो इसका एक ही लॉजिकल रीज़न निकलता है, दे वांटेड टू बाय टाइम फॉर चाइना। मतलब चाइना के लिए उन्होंने अटैक करा, भारत पूरा ऑप अलर्ट पे आ गया, हमारा फोकस हिल गया। मोदी जी सऊदी गए हुए थे, वहाँ से वापस आ गए, हमारे डेलीगेशंस वापस आ गए। जो भी है, देश में 3 से 6 महीने का हॉल्ट लग जाता है जो भी मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वो यही चाहते थे कि अब क्या है, क्योंकि हॉल्ट है, हमारा फोकस इन्वेस्टर समिट से हट गया, हमारा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन से हट गया, हमारा वो, तो एक छोटे से आदेश दिया चाइना ने, और पाकिस्तान ने भाग के उसको पूरा करा, और उसके कारण ये स्पेस बन गया जिसके बीच में जो बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। दूसरा इसका कारण ये है कि जो प्रेजेंट चीफ है पाकिस्तान आर्मी का, जनरल मुनीर, वो बहुत गाली उसको पूरे अपने देश में पड़ रही है, फ़ौज से भी, सिविलियन से भी, पॉलिटिशियन से भी, क्योंकि उनकी फ़ौज का इस टाइम सत्यानाश है। डेली वीकली लेवल पे वो सैकड़ों के हिसाब से मर रहे हैं। जो बलूच आर्मी है वो अब इतनी क्रेडिबल और मजबूत आर्मी बन गई कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरी नेशनल आर्मी के आगे चैलेंज बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो स्टेज पे आ गए हैं, आपस में इनकी नहीं बनती। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो कू होते रहते हैं, आर्मी जनरल टेक ओवर कर लेता है। मुशर्रफ लास्ट हमें याद है जिन्होंने कारगिल करा था। मुनीर वो बनना चाहते हैं। तो एक होता है जब कोई करेक्टर को, नेशनल लीडर को देख के आप अक्सर बोलते हैं, जैसे आसान में समझाने के लिए हम हीरोज़ को देख के बोलते हैं उस हीरो की कॉपी कर रहा है, राइट, बॉलीवुड में जैसे, हॉलीवुड में। उसी तरह ये उस नक्शे कदम पे है, ये अगला मुशर्रफ बनना चाहता है, ये पूरे देश को टेक ओवर करना चाहता है। यहाँ इनको वो जो बोलते हैं आपदा में अवसर दिखा कि चाइना ने मौका दिया है, ना केवल ये अटैक से इंडिया होल्ड पे आ जाएगा, पर मेरी जो पूरी मीडिया में रोज़ मेरे को गाली पड़ती है वो फोकस हट जाएगा। और वही हुआ। पाकिस्तान मीडिया भी 24 घंटे दिन रात, उनके कमेंटेटर्स, उनके जनरल्स पुराने आके बस यही, अब इंडिया से वॉर होगा, वाटर ट्रीटी का क्या होगा, हमने क्यों करा है। तो वो पूरा फोकस जो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट था वो चेंज हो गया। एक टाइम था 20-30 साल पहले जब जैसे भारतीय अपनी सेना से प्रेम करते हैं, पाकिस्तानी अपनी सेना से बहुत प्रेम करते हैं। आज वो समय नहीं है। वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी पे थू थू करते हैं क्योंकि उनके करप्शन, उनके स्कैंडल्स, और उनसे लड़ा भी नहीं जाता। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के पाकिस्तानियों को अपने फ़ौज में कोई विश्वास नहीं है। तो मुनीर को लगा कि मैं ISI और
ये जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में ही पलती बढ़ती हैं। लेट 90 के अर्ली दशक में बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनवाए थे अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलके। वो सारे ट्रेनिंग कैंप्स जैसे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उस लेवल के, राइट, जहाँ पे सारे टेररिस्ट ट्रेन होते थे और फिर वो भेजे जाते थे इंडिया में जब टेररिज्म पीक पे था, क्योंकि हर हफ्ते इस टेररिस्ट को मेंटेन करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए। वो मैन पावर वहाँ ट्रेन होती थी और फिर वो आते थे जिनको हम लॉन्च पैड बोलते हैं, आप सब ने सुना होगा, मतलब बॉर्डर के पास आके वेट करते थे और फिर वो हिंदुस्तान में घुसते थे। ये जो पूरी मशीनरी थी ये ISI चलाती थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। जैसे नाम आपने सुने, जैसे मोहम्मद, LET, ऑल दिस वर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, हरकतुल अंसार, ये सारे। तो वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। एक, हमने अपना इन्फिल्ट्रेशन क्लोज करा है। दूसरा, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी या बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, उनसे उनका थोड़ा डर बैठ गया है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई। तीसरा, जो उनकी प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ गई है तो ट्रेनिंग कैंप्स पे इफेक्ट पड़ा है। तो इनके पास बहुत ऐसा देखिए, इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है अभी। उस रिसोर्स को टेररिस्ट के मामले में उस रिसोर्स को ये इस तरह के अटैक्स में बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। अगर ये टेररिस्ट 4-5 आके किसी आर्मी कैंप पे हमला करते, ठीक है, सरप्राइज़ के कारण हो सकता है 2-4 कैजुअलिटी कर देते, पर सारे मारे जाते। अभी इन्होंने सिविलियन जो फैमिलीज़ के साथ वेकेशन कर रहे थे जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इन्होंने 4-5 टेररिस्ट ने इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने की, 2 देशों में लड़ाई करने का सिचुएशन ला दी। हेंस उस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन मुनीर ने ऐसे करा है एंड ही इज़ नॉट वरीड अबाउट। हम सोचते, हमारे नैरेटिव में, हमारे डिस्कशंस में अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान अजीब बेवकूफ़, डर नहीं रहा। वो देखिए, हर देश में 2-4 तरह के लोग होते हैं। आपके देश में, पाकिस्तान के देश में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये इस तरह से नुकसान हो क्योंकि इससे हमारी पोजीशन एलिवेट हो रही है। पाकिस्तान आर्मी के पास ना लड़ने की कैपेबिलिटी है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, ना इमेज है, ना सपोर्ट है। बट जब अगर ये लड़ाई की सिचुएशन होती है तो वो सिचुएशन आ जाती है कि देश में कोई आर्मी के अगेंस्ट नहीं बोलेगा क्योंकि इन्होंने लड़ना है, तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। इमीडिएटली आपने चाइना पे, अपने एलाइज पे प्रेशर डालते हो कि भाई लड़ाई होने वाली है, थोड़ा सामान भेजो। हाँ। पैसे आने शुरू हो जाते हैं, रिसोर्सेज आने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई उनको भी पता है शायद हो शायद ना हो, नोबडी फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट, लेकिन उनकी सिचुएशन ठीक हो जाती है और मुनीर इसमें एज अ लीडर एमर्ज होते हैं कि देखो मैंने सब कुछ वापस ट्रैक पे ला दिया। सो उनके लिए ये अटैक जो उनको चाहिए था उसके लिए काफ़ी उनको मिल गया। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इंडिया फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी पे एक्शन ले लेगा, तो अब उनके लिए बुरा टाइम शुरू हो गया। ये उनके लिए जो बुरा टाइम शुरू हुआ है, मैं आगे उस पर ज़रूर बात करूँगी। ये जो ट्रीटी है हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर, आपने ये जितनी बातें बताई हैं ना, ये हो सकता है आज के 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद मैं भूल जाऊँगी ये क्या परिस्थितियाँ थी जिनके बीच में ये हुआ, पाकिस्तान की क्या हालत थी, वो क्या चाहता था, मैं ये सब भूल जाऊंगी। लेकिन मेरे जो 26 लोग मारे गए वो मैं हमेशा याद रखूंगी और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरा देश ये भूले कि हमारे 26 लोग मारे गए। ना मैं कभी भूलूंगी, ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरा देश ये बात भूले। हमारे देश में घुस के लोगों का धर्म पूछ के, जैसा आपने भी कहा, हमारे देश में घुस के हमारे लोगों को उनकी पहचान पूछ के, उनका धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के अगर उनको मारा गया है तो इस घटना को हम नहीं भूल सकते हैं। और क्या फिर हम ये माने कि चाइना जैसा कह रहा है या पाकिस्तान जो चाह रहा है, फिर मतलब वो तो आसानी से पूरा कर ले रहा है? ये मैं समझूं क्या कि भाई उन्होंने सोच लिया कि हमें ऐसा 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 करना है, तो वो उनके लिए क्या फिर बहुत आसान है कर लेना? ऐसा आसान तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने टारगेट जैसे चूज़ करा, वहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप था, क्योंकि वो जगह बंद थी। हर कोई पूछा है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं थे। सिंपल बात है, जो अगर आप कुछ देखें, वो एक पहाड़ी इलाका है। हाँ। आसपास पेड़ हैं, वो टूरिस्ट एरिया होगा, लेकिन वो बंद था। तो जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करने का कोई लॉजिक भी नहीं है, और वो इंटीरियर में है, बॉर्डर पे भी नहीं है। तो इट इज़ लाइक, अगर मैं आपको इंटीमेट करूँ, ये जितने डिसीजंस लिए जाते हैं सिक्योरिटी सेटअप के, ये जॉइंटली लिए जाते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर, आर्मी। तो स्पेशली कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ किसी को बताई ही नहीं गई थी कि ये खुल गया। आई थिंक उन्होंने अपने लोकल लेवल पे इसको एक्टिवेट कर दिया, वो जितने गाइड वगैरह थे टूरिस्ट को वहाँ ले गए, ऑल दैट,
क्योंकि मैंने काफ़ी सुना, हर कोई बोल रहा है, जितना भाई मैंने भी मीडिया में सुना है, तो वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड कि एक्टिवेट हो गया और 2 दिन पहले ही हुआ था। सो द थिंग इज़, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी को इन इम्प्रेशन ये है कि वो जगह बंद है, पर आपने सीक्रेटली उसको खोल दिया और वहाँ पे लोग जाने शुरू हो गए, और आपको पता है कि वहाँ पे, किसी को तो पता है वहाँ पे अटैक होने वाला है, वो अपने आप पैराड्रॉप तो नहीं हुए वो, तो इट मीन्स इट वाज अ वेल थॉट ऑफ प्लान। ये प्लान पूरा करा गया था एंड वो कैरी आउट। देखिए मैम, ये मान के चलना पड़ेगा कि सरप्राइज एलिमेंट हमेशा आतंकवादियों के पास रहेगा। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, हम कितना भी गुस्सा हो लें, हम कितना भी कर लें, लेकिन ये पॉइंट, क्योंकि उनके पास बस यही एक एलिमेंट है। हमारे 600-700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाखों लोग, 1.4 बिलियन हम लोग हैं। अगर टेररिस्ट, और हमारा चारों तरफ हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे बॉर्डर इतने ओपन हैं, आईएसआई का सबसे बड़ा बेस लोग सोचते हैं पाकिस्तान है, एक्चुअली नेपाल है। वो सारे उधर से आते हैं, अब तो म्यांमार से आते हैं, या इधर से समुंदर के रास्ते आते हैं, जैसे बॉम्बे अटैक हुआ था। हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, हमारे देश में इतने लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। आसान थोड़ी है हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना। तो वही यही एग्जांपल ले लीजिए, वो वहाँ पहुँचे तभी होंगे ना, किसी ने सपोर्ट किया होगा। तो इसका मतलब आसान नहीं है, और टेररिस्ट के पास हमेशा ये सरप्राइज एलिमेंट की एडवांटेज रहती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो इजराइल हो। हम हमेशा फटाफट इजराइल का एग्जांपल देते हैं। इजराइल ने जितना बड़ा अटैक सहा है, उतना तो दुनिया में कभी किसी ने नहीं सहा था, जबकि उनके तो बॉर्डर, स्टील फेंसिंग, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, हर कोई बोलता है हर कोई वहाँ आर्मी वाला है, सबके पास बंदूक है, 1000 आदमी मार दिया उन्होंने। सो सरप्राइज, पूरी आर्मी की वॉरफेयर, सुनजू से लेकर चाणक्य से लेकर आज तक मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा एलिमेंट सरप्राइज है। आपकी पूरी टैक्टिक्स, पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ सरप्राइज के अराउंड घूमती है, जो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट विद। कोई अचानक से आके ट्रैफिक में आके साइड से आपके गाड़ी में ठोक देगा, दैट इज़ यू गॉट सरप्राइज, राइट। सो वो चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को निगेट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी जान लगाते हैं कि हम जगह जगह पिकेट फेंसिंग करें, हम पेट्रोलिंग करें। हर रोज़ 7-7.5 लाख फ़ौज कश्मीर में है, उसकी 90% फ़ौज, 90% ऑफ रोज़ पैदल चल चल के सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर की पेट्रोलिंग कर रही है डेली, एज वी स्पीक। इस टाइम लाखों सोल्जर बाहर हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, रात वहाँ बिताएंगे, दिन में पेट्रोलिंग करेंगे, शहरों की, जंगलों की, पहाड़ों की, सिर्फ ये सरप्राइज को मिटिगेट करने, मतलब इसको चैलेंज करने के लिए कि हम सरप्राइज नहीं होने चाहिए। उसमें अगर एक पैच में जहाँ आपको पता था, तो आप इसको ऐसे देखिए, अगर आप फौजी हैं, राइट, आप कमांडर हैं मान लीजिए हमारे, और हम आपको बोलें कि सर हमारे पास 10 सैनिक हैं, हम कहाँ, आप वहीं करेंगे जहाँ पॉपुलेटेड एरिया है, या हम जहाँ हमें सिक्योर करना है। बीच जंगल में जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे आप उनको प्लेस तो नहीं करेंगे। जब वो जगह एक्टिवेट होगी तब करेंगे। पर अगर आपको बिना बताए कोई सीक्रेटली वहाँ जाके रहने लग जाए, तो फिर इट्स वो एक रिस्क है जो टूरिस्ट को भी नहीं पता था। आई एम श्योर किसी टूरिस्ट को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सेटअप नहीं है और यहाँ पे आने में रिस्क है। और इसीलिए इट वाज अ वेरी बिग पॉइंट, ये काफ़ी, कि जब 2 ही दिन पहले खोला गया और टूरिस्ट को स्पेशली वहाँ ले जाया गया, और 2 ही दिन में टेररिस्ट को पता भी लग गया, क्योंकि उनको पता था जैसे ही ये खुला है, 1-2 दिन तो ठीक है, सिक्योरिटी सेटअप को नहीं पता, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर ऑफिस, आर्मी को नहीं पता, पर विद इन 2-4 दिन पता लग जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप हो जाएगा। उनके पास ये 2-3 दिन का ही टाइम था और उन्होंने उसमें ही एग्जीक्यूट कर दिया। इट मीन्स ये पीछे से कितना लंबा प्लान हो रहा था। और इसमें आपको मैं एक और बात बताऊंगा, बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि इस अटैक से 3-4 दिन पहले ही हमस के कुछ लीडर्स पाकिस्तान आए हुए थे। सो जिसको बोलते हैं ना द फिंगरप्रिंट ऑफ हमस, राइट। इस ऑपरेशन में सारी हमस की लीडरशिप ने, काफ़ी पॉसिबिलिटी है उन्होंने ये कोऑर्डिनेट करा हो, बिकॉज दिस वाज वेरी, ये काफ़ी हमस स्टाइल का ऑपरेशन था जैसे उन्होंने इजराइल में किया था। तो जो वो वहाँ आए होंगे, इसका मतलब वो जैसे आप और मैं इस रूम में बैठे हैं, वो ऑपरेशन रूम में बैठे होंगे, पूरा मॉनिटर करा होगा, गाइड करा होगा और ये कंडक्ट करा। किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बस की, मतलब उनकी औकात नहीं थी ये एक्शन कैरी आउट करना। ये पूरा मिलिट्री लेवल का ऑपरेशन है। दूसरी बात, आईएसआई तो नेचुरली ये सब ऑर्गेनाइज करवाता है, कोऑर्डिनेट करवाता है पाकिस्तान आर्मी,
उनको कहाँ से भेजना है, क्या रूट फॉलो करने हैं, सरप्राइज़ कैसे मेंटेन करना है। और स्पेशली वो वहाँ तक भी सब ठीक है, पहले भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं। द फैक्ट कि लोगों की आइडेंटिटी पूछ के टारगेटिंग द हिंदूज़, वहाँ पे भी हमस का एक और फिंगरप्रिंट, उनका वो स्टाइल आता है कि वो रिलीजियस टेररिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि पाकिस्तान इज़ द इस्लामिक नेशनल कंट्री, तो उनके लिए रिलीजन को मुद्दा बनाना सबसे आगे रहता है। तो जब हमस की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और इनकी सोच मिली, तो इस तरह का ऑपरेशन प्लान किया गया। इससे उनका एम ये रहा कि नेचुरली आप जब ये करेंगे, आपके देश के लोग रोष में आएंगे, गुस्से में आएंगे कि हम क्यों हिंदू क्यों टारगेट हो रहे हैं, राइट। और बाकी वो उनका गुस्सा निकलेगा मुस्लिम्स पे या कश्मीरी पे, और इसी तरह का केओस पाकिस्तान चाहता है हमारे देश में हो। तो ये हर रिलीजियस टेररिज्म का बेसिक एम यही होता है और वो यही कर रहे हैं। इनफैक्ट हमास ने भी जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने बाकायदा शूट किया था। वो जो अटैक था उनका, जो मारे थे उन्होंने वहाँ बच्चे, महिलाएं, सबको मारा था, तो उसको बाकायदा शूट किया गया था। और इस अटैक में भी, पहलगाम में भी हम ऐसा सुन रहे हैं कि वो जो उन्होंने हेलमेट पहनी हुई थी, उसके ऊपर कैप लगा के बाकायदा उन आतंकियों ने शूट किया है। रिकॉर्डिंग उसकी है उनके पास। तो ये भी एक स्टाइल हमस के साथ मैच हो रहा है उनका। भगवान ना करे वो वीडियोस कभी बाहर आए, मतलब, और क्योंकि हमारा सॉरी टू से, पर हमारा सोशल मीडिया और मीडिया काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल एक्ट करता है। अगर ये वीडियो कोई बाहर आ गया, इमीडिएटली वो होने लग जाएगा। फैमिलीज़ के लिए, एक आम नागरिक के लिए इट इज़ वेरी सैड टू सी एक्चुअली, मतलब आप नहीं देखना चाहोगे वो। मैं तो उस तस्वीर को भी नहीं भूल पा रही हूँ सर, कि हरे भरे मैदान के बीच में एक शख्स खून से लथपथ पड़ा है और बगल में एक लड़की है जो चूड़ा पहने हुए बैठी है। नवविवाहित। हाँ बिल्कुल, उसने हाथों में चूड़ा पहना हुआ है। कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई, और मुझे लगता है इस तस्वीर को भी हम सालों तक और कभी भुला नहीं पाएंगे। तो आपने ठीक कहा कि वो तो वीडियोज़ ना ही बाहर आएँ तो बेहतर होगा। लेकिन इस स्थिति में, जैसा आप भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमस स्टाइल का अटैक था, धर्म पूछ के मारना। हमने इजराइल की तरह अटैक नहीं किया है। शायद लोग वो चाह रहे थे कि हम भी जैसा इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, या उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसे हम फॉलो करें। पर अब जो हमने फॉलो किया है वो कितना कारगर होगा? सिंधु का पानी रोकने की जब बात सरकार की तरफ से कही गई, पहले तो मोदी जी ने ये भी कहा कि आकाओं तक की उन्होंने बात की कि हम आका को भी मारेंगे, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। यस। सो मैं आपको बता दूं कि अगर मोदी, पहली बात, अगर मोदी जी ने बोल दिया है तो होगा ज़रूर। बात सिर्फ टाइम की है। इतना हम, मतलब, वो एक ज़माना था कि वो आके बॉम्बे में अटैक करके चले जाते थे और हम यूएन में डोजियर देते रह जाते थे। तो उनको आदत पड़ गई थी कि इनके साथ कुछ भी करो, बस ये यूएन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ये 15 लाख फौज लिए बैठे हैं, पर इन्होंने करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ शोर मचा सकते हैं इनके। अब वो दिन नहीं रहे। ठीक है, आपने कर लिया एक अटैक, राइट। आपके बस की जो थी आपने एक बार करके दिखा दिया कि आप यही कर सकते हो। यही तुम्हारी औकात है कि आके निहत्थे बच्चों को और महिलाओं को और आदमियों को पे अटैक कर दिया। और ये तुम्हारी आर्मी की स्टैंडिंग है कि ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उन्हीं से लड़ सकते हो। लेकिन अब हमारी बारी है। अब हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशंस होते कैसे हैं, आर्मीज क्या करती हैं। नहीं, पर आपको इतना भरोसा है कि 100%। मोदी जी ने अगर कहा है तो वो होगा? 100%। ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ सर, क्योंकि सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ है। वो लोग जो मोदी जी पे ट्रस्ट करके ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है तो होगा, आपको पता है उन्हें एक लेवल दे दिया जाता है तुरंत, है ना। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, उनके एक्शंस का, इनफैक्ट अगर मीडिया भी कर रही है तो उनको तुरंत गोदी मीडिया कह दिया जाता है। ये, लेकिन सर हम सब मानेंगे कि बिना सिक्योरिटी लैप्स के तो ऐसा किसी देश में नहीं हो सकता। ठीक है, या आई एग्री। आई मीन, ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को भी एनालाइज करना चाहिए कि कहीं से तो ये आए हैं, कुछ तो गैप रहे होंगे सिक्योरिटी में कि आके अटैक करके गायब हो गए, राइट। तो फाइन, टेकन। बट पर किसी भी ये में भी सोच का फ़र्क होता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप नेशनल प्रॉब्लम है, ये है, आप कुछ भी होने के एकदम बाद किस चीज़ पे कितनी देर तक अपने दिमाग का कितना परसेंटेज लगाएंगे, ये पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेड है। आर्मी वालों का मोस्टली आइडिया ये रहता है अब क्या
इसको सीधा कैसे किया जाए और बैक एंड पे इन्वेस्टिगेट करा जाए कि ये गैप कैसे हुआ। और वैसे भी देयर आर टू थिंग्स राइट, अगर आप इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करें कि ये कैसे हुआ वर्सेस पहले दूसरा एक्शन है कि हम उनसे बदला लें, तीसरा एक्शन है कि हम कुछ ना करें, वेट करें गवर्नमेंट जो करेगी, तो इट इज़ योर चॉइस। ये मतलब डेमोक्रेटिक देश है, सब कुछ बोलने का हक है। लेकिन मैं दो चीज़ एज अ फैक्ट बता सकता हूँ कि मिलिट्री एक्शन इमीडिएटली करना वाज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने जब ये एक्शन करा होगा उनको पता होगा कि आज रात को जैसी अटैक होगा हो सकता है ये बालाकोट स्ट्राइक की तरह एयरफोर्स भेजें, तो वो तो तैयार थे। आप जाके क्यों नुकसान सहना चाहते हैं गोइंग अगेंस्ट ए एनिमी जो ऑलरेडी पूरा तैयार बैठा है चारों तरफ। सो समटाइम्स बहुत ऑपरेशंस में, लाइफ में, किसी चीज़ में वेट करके अच्छा मौका ढूंढना। अब मैंने सरप्राइज़ की बात करी थी राइट, अब हम उनको सरप्राइज़ करेंगे और ये जो सरप्राइज़ होगा ये ऐसा नहीं होगा कि हम उनके सिविलियंस मार के आ जाएंगे। इस बार डिसाइडिंग सरप्राइज़ होगा विच विल हिस्टोरिक सरप्राइज़ होगा। सेकेंडली इन्वेस्टिगेशन 100% होगी, इसकी हो रही होगी। आपको और मेरे को सी इट इज़ लाइक दिस, हम जो आप और मैं आम नागरिक हैं राइट, हमारा रोष, हमारा गुस्सा इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि अगर वो 26 लोग वहाँ सेफ़ नहीं थे तो इसका मतलब हम भी सेफ़ नहीं हैं। अगर डिफाइनिंग लाइन ये है कहीं पे भी अटैक हो सकता है, तो आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, तो कोई कहीं सेफ़ नहीं है, इसका मतलब सिक्योरिटी लैप्स है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे चल रही है, उन्होंने क्या ढूंढा है, किसको पकड़ा है, वो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट होती है। तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का, निर्णय आने का, कमिटीज़ की क्या फाइंड करते हैं, क्या गैप था। तो पर आप ये समझिए कश्मीर में ऑपरेट करना, कश्मीर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत जनता आपके साथ नहीं है। एक है कि आपको घर में, आपको एक है कि दीवार में सेंध ढूंढनी है, एक है दीवार में जिसमें 4 दरवाजे लगे हुए हैं और 5 खिड़कियां भी हैं, तो फिर आप सोचें हवा कहाँ से आ रही है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी, क्योंकि कोई मतलब इतने बड़े अटैक्स 40 साल, ऑलमोस्ट 40 साल से टेररिज्म चल रही है, इन लोगों ने कश्मीरी पंडित, जेनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ, इट्स द सेम एरिया। आपको क्या लगता है कि ये जस्ट बिकॉज इमीडिएटली थोड़ा डेवलपमेंट हुआ चेंज हो गए होंगे? ऐसा नहीं है। फैक्ट इज़ अभी भी वो जो सोच है, वो सोच में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो वो ये हमें अपने आप को सिक्योरिटी तो स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। आप इन्वेस्टिगेशन एक अटैक की कर सकते हैं, आप 10 टेररिस्ट मार सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है, वो जो आपने बोला था, वो आकाओं वाली बात है। टेररिस्ट लीडर्स जितने हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं बैठते, वो यूरोप में बैठते हैं या कतर में बैठे होंगे। वो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और बहुत बड़े बड़े 5 स्टार्स में रहते हैं। टेररिस्ट लीडर्स और उनके बच्चे, उनकी फैमिलियाँ वहाँ रहते हैं। इजराइल ने क्या करा था यहाँ पे, उन्होंने उनको वहीं मारा था। हाँ। उन्होंने वहीं ढूंढा, वहीं की सरकारों से बात करा कि या तो आप इसको जेल करो या हमें दो, नहीं कर रहे तो फिर हम इनका इलाज करेंगे। वी हैव नेवर डन दैट, हमने वो सब नहीं करा। हमने आज तक कभी, वी हैव रियरली ऑलमोस्ट नेवर गॉन बिहाइंड। कनाडा में पूरे खालिस्तान की लीडरशिप बैठती, सारे बैठते, हमने आज तक कुछ नहीं कर पाए। अभी ये पहली बार इन अ मेजर सक्सेस हम वो राणा को वापस लेके आए यूएसए। पर ऐसे कम से कम 1000 लोग हैं जो हमें दुनिया से चाहिए, तो हमें वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आकाओं को मारना है, वो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में बैठे हैं। तो अगर मोदी जी ने कहा है तो मे बी ही हैज़ सम थॉट बिहाइंड इट, मे बी उन्होंने कुछ सोचा होगा कि अब इंडिया उस पोजीशन में है कि हम थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर डाल सकते हैं कि हम, और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इस बात का गवाह बन जाएगा कि देखिए आप जो भी देश हैं, आप उस आदमी को शरण दे रहे हैं जो ये ऑपरेशंस करवा रहा है, उसके लिए हमें उस सफ़र करना पड़ रहा है। तो आप हमें तो लेक्चर कर रहे हो कि रिस्ट्रेन दिखाओ, संयम दिखाओ, पर आप क्यों नहीं कुछ करते कि ये टेररिज्म ख़त्म हो। तो इस तरह से आई थिंक फॉरेन पॉलिसी की ये अप्रोच रहनी चाहिए कि जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ पकड़ा जाए। पाकिस्तान में तो करेंगे ही जो कर रहे हैं, अननोन गनमैन कर रहे हैं,
जो हमारे एक्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो जो छुपे हैं मुझे लगता नहीं उनको कभी भी ढूंढा जा सकता है। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने कितनी फंडिंग की और उन पैसों पे पाकिस्तान ने सिर्फ मौज काटी है, कभी ढूंढ के तो दिया नहीं, जबकि ओसामा वहीं बैठा हुआ था। बावजूद उसके वो पैसा भी लेता रहा, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाता रहा। तो पाकिस्तान में तो जो अगर बैठे हैं आतंकवादी, तो उनको पाकिस्तान कभी सौंपेगा, सच बोलेगा, साथ देगा, ये तो मैंने देखा था बेईमानी है सोचना। एक वो मैंने देखा था, वो फोटोग्राफ थी ओसामा बिन लादेन की, उसने नीचे लिखा हुआ था पाकिस्तान दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, मेरे से पूछिए, मैं 12 साल शांति से रहा यहाँ। वो सबको शरण देते हैं। अलकायदा बनवाया उन्होंने था, तालिबान ने उन्होंने ट्रेन करते, मुजाहिदीन ने। सो पाकिस्तान ग्लोबल सेंटर है टेररिज्म का। बाकी सारे लोग, बाकी सारे देश अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है वो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान वो सेंटर है जहाँ पे टेररिज्म इवॉल्व होती है, जनरेट होती है। पाकिस्तान सेंटर है, आप जब ये कह रहे हैं, तो असीम मुनीर का ये अटैक हुआ है, उसके कुछ दिनों पहले का ही बयान था जिसमें वो हिंदुओं की बात कर रहे थे, और उसके बाद हमने देखा तुरंत ही पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो वो बयान भी जो कहा जा रहा है कि भड़काने वाला था मुनीर साहब का, आप मानते हैं वैसा और था? हाँ, और उसमें उन्होंने एक और भी बोलता, कश्मीर हमारी जगलर वेन है, तो इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो ये पोजीशनिंग थी। मैं आपको फिर से जो शुरू में मैंने बोला था कि इनकी विकेट काफ़ी मुश्किल में है अभी, राइट। और इन्होंने वो पहले पोजीशनिंग करी, देखो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, फिर अटैक करवाया, देखो मैंने जो कहा मैंने वो करवा दिया, अब आप लोग मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं डिलीवर कर रहा हूँ। सो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल इनका अपनी पोजीशनिंग है कि मैं इस देश का राजा बनना चाहता हूँ, और उसके लिए जनता का थोड़ा सपोर्ट, मीडिया का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, और वहाँ के लोग इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं कि मतलब और कुछ किसी भी पाकिस्तानी में हो ना हो, उनमें भर भर के भारत के लिए नफ़रत भरी हुई है। तो उनका जो भी लीडर ये अच्छा कर देता है, वो लीडर उनके लिए सुप्रीम होता है, बेस्ट होता है। तो मुनीर साहब प्रूव करना चाहते हैं कि मैं असली चैम्पियन हूँ, क्योंकि मैं भारत के अगेंस्ट ये सब कर सकता हूँ। इस हमले के पीछे असल में कौन है? अगर मैं टेररिस्ट अटैक के पीछे के संगठन की बात करूं, आतंकवादी संगठन की बात करूं, तो वो कौन है? शुरू में टीआरएफ ने, रेजिस्टेंस फोर्स है जो, उन्होंने क्लेम लिया था इसका, जो कि हाफिज़ सईद का ऑफशूट बोलते हैं, फ्रेंचाइजीज़ हैं ये इस तरह से। क्या होता है कि आपने एक टेररिस्ट संगठन खोला, और आपने थोड़े टाइम ऑपरेट करा, और कुछ साल बाद वो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देश हैं, उनकी नज़र में आता है, ब्लैकलिस्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी पूछेगा नए नाम रखने में क्या है, अब सारे टेररिस्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, कुछ तो लीडरशिप का भी फ़र्क होता है। आप एक सेटअप चला रही हैं, मैं अलग से चलाना चाहता हूँ, हाँ। तो मैं उसको अलग बना लूँगा। एक तो बेसिक कारण ये भी है। दूसरा ये होता है कि जब ये ब्लैकलिस्ट होने शुरू होते हैं, तो इनसे कनेक्टेड लोग, इनके बैंक अकाउंट, इनके ट्रांजैक्शंस, वो सारे फिर सील हो जाते हैं। तो फिर इनको नया नाम से, जैसे कोई, यूँ मान लीजिए कोई कंपनी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दी, तो उसकी सारी टीम बाहर आके नई कंपनी शुरू कर दे, नई फैक्ट्री लगा ली, लोग वही रहेंगे, एम्प्लॉइज वही रहेंगे, बस एक नया नाम रख दिया। सेम सोर्स से रिक्रूटमेंट हो रही है, सेम जगहों से टेररिस्ट आ रहे हैं, सेम ट्रेनिंग कैंप है, सेम लीडरशिप है, सेम सोच है। इट इज़ जस्ट ब्रांडिंग नहीं है। तो एनीवे टीआरएफ उसी का, हाफिज़ सईद का ऑफशूट था, बट इन्होंने पहले भी 2-4 एक्शन करे हैं, और ये इन्होंने क्लेम लिया कि हमने करा है, पर 4-5 दिन बाद ही इन्होंने स्टेटमेंट जारी करा, अरे नहीं हमारा अकाउंट हैक हो गया था, किसी ने हमारे नाम से वो कर दिया। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो टेररिस्ट की इंग्लिश नहीं है, तो लोग वो ये चीज़ें भी एनालाइज होती हैं कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो टेररिस्ट वाली इंग्लिश नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी वाली इंग्लिश है, वो फौज वाली इंग्लिश है। छोटे छोटे शब्दों पे पता चल जाता है। आप और मैं बात करेंगे ना, पता चल जाएगा कि आप बनारस की शुद्ध हिंदी बोलते हैं और मैं हरियाणा का हूँ तो स्ट्रगल कर रहा हूँ तो हमारी हिंदी थोड़ी सी अलग है। उसी तरह जब रिटर्न स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उसमें जब आप ध्यान देते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये एटलीस्ट किसने लिखी है ये तो नहीं बता सकते, पर किस सेगमेंट से आई है। तो ये वो फौज या ब्यूरोक्रेसी वाली इंग्लिश है। इसका मतलब जब इन्होंने, टीआरएफ ने पहले क्लेम कर दिया और उसके बाद मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा, सारी चीज़ याद रखिए, हर चीज़ इंडस वाटर ट्रीटी के अराउंड है। वो सिंगल स्टेटमेंट पूरी गेम चेंजर है, राइट। जब उन्होंने वो अनाउंस करा तो पाकिस्तान एक्चुअली में घबरा गया।
तो उन्होंने बोला इनको, आप अपनी स्टेटमेंट वापस लो, आप किसी भी तरह की, क्योंकि इट इज़ लाइक दिस कि अगर मैं पाकिस्तान में बेस्ड हूँ और मैंने बोल दिया मैंने करा ये अटैक, राइट, तो नेचुरली इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलेगी ना कि यार तुम कुछ आप करते क्यों नहीं, आपके करते तो ये वैसे भी कुछ नहीं, पर वो नैरेटिव्स की बात हो जाती है। तो पाकिस्तान हर तरह से कहना चाहता, पाकिस्तान क्या नैरेटिव बना रहा है, ये इंडिया ने खुद कर दिया ताकि वो पाकिस्तान से लड़ाई कर सके। कोई पागल देश होता है क्या जो अपने 30 लोग मार दे? और क्यों, मतलब अगर हमने तुम पे अटैक करना है, हमारे पास क्या रीजंस की कमी है? हम किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत कारण है, हमें बहाने की ज़रूरत नहीं थी। उस कारण से पाकिस्तान ने इनको बोला कि आप ये स्टेटमेंट वापस लीजिए, टू क्रिएट दैट क्लॉज ऑफ डिनाइबिलिटी, ये बोलने के लिए कि हमारा इससे कुछ लेना देना, हम डिनाई कर रहे हैं, ना ही हमें पता ये लोग कौन हैं ये, और उनको भी बोल दिया वापस लीजिए। तो बेसिकली एक तरह का बताने के लिए कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, टू अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज ऑब्वियसली 100% ये पैटर्न होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। आपने भी अक्सर सुना होगा, आप इतने पुराने मीडिया में, कि कुछ घंटे वेट करते हैं कि इसका क्लेम कौन लेगा, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करती हैं क्योंकि टेररिज्म में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा टूल होता है। आप कहीं कोई टेररिस्ट जाके किसी जंगल में 50 बम फोड़ दे, 2-4 लोग मार दे, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो 9/11 टावर करते हैं, धरती की, पूरे दुनिया की हिस्ट्री बदल जाती है। सो दे गो फॉर टारगेट्स, वो वहाँ करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा शोर हो सके, और दे वांट पॉपुलराइजेशन, क्योंकि जिन लोगों से वो फंडिंग ले रहे हैं, जिन लोगों से वो सपोर्ट ले रहे हैं, जो आइडियोलॉजिकल लीडर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो दिखाना चाहते हैं देखो हमने कितना बड़ा काम करा, तो हम चैम्पियन हैं। तो एक स्टेज आती है जब वो अपने आप को एज हीरोज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोपेगेंडा बहुत ज़रूरी है, और वो प्रोपेगेंडा क्लेम लेने से आता है। तो इन्होंने क्लेम ठीक लिया था, करा उन्होंने है, लेकिन फिर ISI के प्रेशर में, पाकिस्तान के प्रेशर में आके उनको क्लेम वापस लेना पड़ा। तो इट मीन्स कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। तो और ऐसे कैसे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट है इंडिया ने कंप्यूटर हैक करके, हमारा नेटवर्क हैक करके हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे दी। अरे अगर तुम्हारा कंप्यूटर हैक होता तो हम ये स्टेटमेंट थोड़ी देते, हम तो और तुम्हारा नुकसान, मतलब इट्स इलॉजिकल, इट्स मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो उस वजह से इसके पीछे रेजिस्टेंस फोर्स है जो है, और उसके पीछे हाफिज़ सईद का हाथ है और ISI का, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बियॉन्ड अ शेडो ऑफ डाउट, कि मतलब इन्हीं लोगों ने करवाया ये। और हमस के जो मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि कुछ मैंने भी मीडिया में सुना था, ऑब्वियसली इट्स नॉट, मेरे को कोई अंदर की खबर का ऐसे कोई जानकारी नहीं है सरकार के साथ, तो मैंने भी मीडिया में ही सुना था, विच इज़ वेरी वेल, विच आई कैन ट्रूली बिलीव एज समबडी, एज अ प्रोफेशनल, मैंने जो नौकरी करी, या एज अ सिटीज़न जो मैं पढ़ता हूँ, उससे ये 100% प्रूव हो सकता है कि इस पे हमस ने आके इनको गाइड किया होगा। क्योंकि इसको ऐसे देखिए, जो ग्लोबल टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और कतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हमस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये सब लोग और पिछले 2-4-5 साल में फैक्शंस बन गए हैं, कोई किसी के अगेंस्ट ये वो, पर इनकी जो टीम है ये स्टेबल है। तो पाकिस्तान ने इनको बोला होगा कि आपने जो इजराइल में करा, हम यहाँ करना चाहते हैं। तो हमें, क्योंकि हम इस टेररिस्ट एक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए हमने पिछले 4-5 दिन का देखा हो, पर वो महीनों से आ रहे होंगे, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम सब कुछ मॉनिटर कर सकें। इंडिया, हमारी भी कैपेबिलिटीज़ है, वो जाके वहाँ मिलाए होंगे, ट्रेनिंग ले, बिल्कुल। बट जो हर ऑपरेशन को करने का एक तरीका होता है, ये हमस के फिंगरप्रिंट। मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि पाकिस्तान का रोल मॉडल हमस यहाँ पर है, हर किसी का कोई तो रोल मॉडल होता Yeah, है। for sure. तो उन्होंने जैसे ही वहाँ पे अटैक किया था, और उसके बाद इजराइल ने जब हमास पर अटैक किया, तो सर हम ये भी जानते हैं कि हमस ने कैसे विक्टिम कार्ड खेला। पूरे वर्ल्ड में एक धड़ा ऐसा था जिसका ये कहना था कि अब हमस के साथ जो हो रहा है, या वहाँ की आम जनता के साथ जो हो रहा है, वो गलत है, इजराइल को नहीं करना चाहिए। तो पहले तो खुद ही अटैक करो और निर्दोष लोगों को मारो, और फिर उसके बाद विक्टिम भी बन जाओ। अभी तो भी ये hostage हैं पाकिस्तान के लिए, उनके पास अभी भी हॉस्टेजेस हैं। ट्रू। अभी भी हाँ, नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ। वो लगातार कुछ लोगों को, हाँ, कुछ को छोड़ा, पर अब
वो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास हाँ वो हमारे तो छोड़ दो ना यार होस्टेजेस भी। आप एक्ट भी तो ऐसे करो कि हम पीस चाहते हैं, आप उनको तड़पा तड़पा के मार रहे हो। वो जो बेचारे आए हैं वो वापस आके बताते हैं उनका क्या हाल था। आपने वीडियोस देखे थे उन्होंने वो लड़कियों का क्या हाल करा था, राइट। आप इस तरह के लोगों और फिर आपको विक्टिम कार्ड भी खेलने हैं। पाकिस्तान एग्जैक्टली यही करता है, एग्जैक्टली यही कि पहले उन्होंने अटैक करने हैं, फिर इमीडिएटली रोने लग जाना है, फिर आप उनके मीडिया पे उनकी बातें सुने। इंडिया ने हम पे इतने अटैक करे, हमारे अंदर टेररिस्ट भेजता है, इंडिया दहशतगर्द देश है। शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है उस देश में। सच तो एक पाकिस्तान का एक ट्रेंड है, वो ऐसा देश क्यों है? पहली बात, उनमें खुद लाज शर्म नहीं है। वो होता है ना, जिस आदमी ने शर्म बेच दी उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस तरह के लोग हैं, वो कुछ भी झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, वो सिर्फ उन्होंने कभी अपने देश को डेवलप नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि हम अपने देश को सुदृढ़ बनाएं। इसलिए उनके पास ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सिर्फ ग्रांट्स और लोन पे जिंदा होते हैं। वो अकेला देश, अकेला तो नहीं होगा, और भी होंगे आई एम श्योर, पर वो ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट खुशी से अनाउंस करती है पार्लियामेंट में, हमें इतना लोन मिला। सही बात। ये उनकी अचीवमेंट है कि हमें लोन मिला या हमें ग्रांट मिली। दूसरी बात, जैसा कि हर जगह होता है, फॉर एवरी $1 लोन जो उनको ऑफिशियली मिलता होगा, उनको कम से कम 5 अनऑफिशियली मिलता होगा। यूँ लगा लीजिए आम भाषा में कैश ट्रांजैक्शन अंडर द टेबल टाइप, जिससे उनकी ये मिलिट्री जनरल्स, इनके सारे डर्टी वर्क चलता है, टेररिज्म चलाना, टेरर नेटवर्क चलाना है। अभी हम जजमेंटल हो रहे हैं, अमेरिका जजमेंटल हो रहा है। आज से 40 साल पहले उसामा बिन लादेन अमेरिका ने ट्रेन करा था। रशियन से लड़ने के लिए पूरे मुजाहिदीन अमेरिका ने ट्रेन करा था, और पाकिस्तान उनका सुपरस्टार था कि पाकिस्तान हमारे लिए कर रहा है। तो अभी ठीक है, जब उन पे खुद आया तब वो उनका भाषा बदल गई, पर पाकिस्तान ने उसमें बहुत गेन करा था, फाइनेंशियली बहुत गेन करा था, अंधा पैसा फेंका गया था तभी। तो उनको वो आदत पड़ गई है। उनको उस तरह के जैसे होते ना टुच्चे गुंडे, उठाई गिरे किस्म के लोग कि मैं आपके लिए ये चोरी कर दूंगा, मेरे को पैसे दे दो, उनकी वो अप्रोच बन गई है इंटरनेशनल फोरम पे। वो अकेला देश है जो सुपारी लेता है उस तरह से, आप ऐसे मान लीजिए। तो उनके देश में ये जो फॉर्मेट है, उसमें वो यहाँ से लिया, वहाँ से बेल लिया, तो फंडिंग लेते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, जिसके 3 कारण हैं। एक, इंडिया को कंटेन करना, कि साउथ एशिया में इंडिया और चाइना मोस्ट डोमिनेंट पावर्स हैं, लेकिन दोनों आइल के अलग अलग बैठे, एक की एक सोच है, एक की एक सोच है, एक के कुछ दोस्त हैं, एक के कुछ दोस्त हैं। दुनिया में थोड़ा बंटवारा है। ठीक है, हम चाइना तक प्रोग्रेस नहीं करा हमने, पर इंडिया अपने आप में बहुत ही सॉलिड कंट्री है अभी। हम पहले के इंडिया नहीं रह गया। उस हिसाब से इंडिया को कंटेन करना, बिजी रखना, ताकि हम आपस में इतने उलझे रहें कि हम सफल ना हो सकें आगे, वो जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई है, चाइना से, पहले अमेरिका से, कि आप इनको यार बढ़ने मत देना। और आप कैसे बढ़ोगे? आप एज अ अगर देश एक इंसान है और रोज़ आप काम पे जा रहे हो, रोज़ आपको कोई पत्थर मार दे, आपके चोट लग जाए, आप मेंटली मतलब आपको इतना स्ट्रेस में रखे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, आप कैसे सफलता के पथ पर चलोगे? सो पाकिस्तान का वो रोल था जिसके कारण उन्होंने बहुत पैसा कमाया। 2014-15 के बाद हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बदली और हमारी अप्रोच बदली, जिसके कारण पाकिस्तान एज अ इंडिविजुअल वो सुपारी लेके भी कुछ लड़ नहीं पा रहा था। उससे क्या हुआ कि इनको पैसे आने बंद हो गए। तो अब ये उस डेस्परेट स्टेट में हैं क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान अलग होना चाहते हैं। सारा देश फौज के अगेंस्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो नाउ, जैसे वो इंग्लिश में डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, राइट। ये उस डेस्परेट स्टेट में है कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और उस सारे में जो ये इनके चीफ मुनीर हैं वो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं कि मैंने करा, मैं वापस पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके आया। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, इनका बुरा टाइम शुरू हो गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा वो कहते भी हैं, तो वो अंजाम इनका होना है।